केदारनाथ धाम की यात्रा पर हादसा हुआ है। यहां भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इनमें से 70 साल का एक बुजुर्ग भी था जो कि ये महिला थी जो गोरखपुर की रहने वाली थी, जबकि दूसरा 26 साल का युवक है जो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। महिला की मौत केदारनाथ धाम में हुई है, जबकि युवक की मौत लिंचौली पड़ाव पर हुई है। दोनों के शव हेलीकॉप्टर से रुद्रप्रयाग लाए जाएंगे, जिनका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। इधर देहरादून में पुलिस ने एनएमए भर्ती घोटाले में मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा देहरादून के मौजूदा सीएमओ की शिकायत पर किया गया है। दरअसल 2013 में देहरादून के चकरौता और कालसी ब्लॉक में एनआरएचएम के तहत संविदा पर 42 एएनएम भर्ती की गई थी। आरोप है कि शासन से अनुमति लिए बिना ये भर्तियां की गई, जिसका भुगतान एनआरएचएम के बजाय स्वास्थ्य विभाग के बजट से किया जा रहा था, जिस पर खूब हो हल्ला हुआ था और अब मुकदमा लिखा गया है। पिथौरागढ़ पुलिस, एसओजी और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में भ्रूण परीक्षण करने के मामले में एक सरकारी अस्पताल की एएनएम को गिरफ्तार किया है। सीता नेगी नाम की ये महिला भरटिया एएनएम सेंटर में तैनात है, जिसने अपने जगदम्बा कॉलोनी स्थित घर पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगा रखी थी और भ्रूण परीक्षण का कार्य करती थी। अधिकारियों के मुताबिक महिला के बाबत लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी और जब कार्रवाई की गई तो रंगे हाथों गिरफ्तार की गई। पुलिस का कहना है कि महिला से पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह में कौन कौन शामिल है उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। महिला के घर पर जब हमारे द्वारा छापा मारा गया तो हमें अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद हुई है। अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ वो जो महिला है उसने अपना नाम सीता नेगी बताया है और वो एएनएम है बरकटिया में। और उसके यहाँ से हमें जेल भी प्राप्त हुआ है जो अल्ट्रासाउंड में यूज होता है। मशीन भी जो है इस्तेमाल के रूप में लगी हुई थी, प्लग ऑन थे उसके। तो वो महिला के द्वारा ऐसा मशीन जो है वो रख नहीं सकती अल्ट्रासाउंड मशीन, ये नियमानुसार है। तो उसको तुरंत जो है पीएनडीटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया। फर्जी आईएएस मामले में रूबी के वकील ने गुरुवार को सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। वहीं रूबी के वकील ने कहा कि वो पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब खुद पुलिस ने सीबीआई जांच की संस्तुति भेजी है, जिसके बाद उन्होंने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। उधर बीजेपी ने इस मामले में एसआईटी जांच को लीपापोती करना भर बताया और कहा कि बीजेपी पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग उठा रही थी, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केंद्रीय संस्थाओं की आंतरिक जिम्मेदारी केंद्र की होती है और ऐसे में सीबीआई जांच पहले होनी चाहिए थी। आज हमने सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करी है और हमें न्याय व्यवस्था पे और न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। देखिए, अगर तो इस मामले की सीबीआई जांच होगी तो इसमें निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, दोषियों को दंडित किया जाएगा। कानून व्यवस्था के रूप में वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये तो उनकी जिम्मेदारी है, ये प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनके डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, उनके मंत्री की जिम्मेदारी है। तो ये वो मेरे ख्याल से बहुत ही समीचीन निर्णय जो है वो राज्य सरकार ने लिया कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, आपका संस्थान है। आज तो सीबीआई की जो स्थिति है, पहले तो वो जो है वो सरकारी तोता उसको कहते थे, अब तो नरेंद्र मोदी जी का तोता हो गया है। तो सीबीआई उसमें क्या करेगी, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वही रिपोर्ट दे देगी। इधर पिथौरागढ़ में जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। काश्तकारों को 2 करोड़ की राहत धनराशि का वितरण नहीं होने पर फटकार लगाई गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को 10 दिन के अंदर राहत राशि का वितरण करने को कहा, साथ ही चेतावनी दी कि अगर लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। चयनित लोगों तक जो है वो धनराशि नहीं पहुंच पाई है, वो एक चिंता का विषय है और इस बारे में मैंने बहुत स्पष्टता से निर्देशित किया है कि जिनको चयनित किया गया है उन तक 1500 रुपए की धनराशि अविलंब पहुंचाया जाए और जो वास्तविक क्षति है उसका भी जो आकलन कर लिया गया है उसके पैसे भी उस तक पहुंचाने की शीघ्र व्यवस्था करें। पिथौरागढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर हल्ला बोला और 2017 के चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिखराव की राह पर है और विधायक अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने दावा किया कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहा हो, उसके कार्यक्रम का एक सम्मानित विधायक द्वारा विरोध किया जा रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति इस प्रदेश में है ये सब आपके सामने है।
और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2017 के लिए मुंगेरीलाल के सपने देख रही है और इस तरीके से आपसी उलझन में उलझी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि 2017 में उनका यहाँ पर जो इरादा है उसमें वो कामयाब होने वाले नहीं है और वो आपसी झगड़े में ही भारतीय जनता पार्टी को अपना जितना नुकसान होना है उससे भी ज्यादा नुकसान के आपसी झगड़े से होगा। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधा और उसे गलत मानसिकता वाली पार्टी करार दिया है। किशोर उपाध्याय के मुताबिक बीजेपी में कमजोर तबके के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। किशोर उपाध्याय ने भीमलाल आर्य को बीजेपी से निलंबित किए जाने को तानाशाही बताया। उन्होंने कहा कि भीमलाल संघर्षशील व्यक्ति हैं, लिहाजा वो उनसे मिलने गए। भारतीय जनता पार्टी में जो कमजोर है, जो दलित है, जो संघर्ष करने वाला है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। संघर्ष को सलाम करने के बजाय जो है उसको धक्का दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता का वो शिकार हुए हैं, तो इसलिए आप चिंता मत करिए। और अब इसमें पूरे देश में, खाली उत्तराखंड में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने अपने को, अपने स्वरूप को, अपने विद्रूप स्वरूप को जो है प्रस्तुत किया। और उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप गलत है। बीजेपी नेता प्रकाश पंत के मुताबिक भीमलाल को पार्टी विरोधी और पार्टी लाइन से हटकर कार्य करने के लिए निलंबित किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जनता चाटुकारिता और विकास में फर्क समझती है। कह रही है पिछड़े वर्ग का, इसका उसका, ये कोई जनता के बीच में मुद्दा नहीं है और जनता इस बात को समझ रही है कि जिस विधायक को उन्होंने चुन करके भेजा था वो विधायक आखिर जनता के लिए क्या वास्तव में जन समर्थन के साथ वो जनता की समस्याओं के सुलझाने में सफल हुए हैं या केवल चाटुकारिता के आधार पर कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जनता भली भांति जानती है। खटीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टरों की भर्ती को लेकर सवाल उठाए और राज्य सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को मिले 300 डॉक्टरों में से एक भी डॉक्टर की नियुक्ति उधम सिंह नगर में नहीं की गई है, जबकि जिले में घनी आबादी और पहले ही जिला डॉक्टरों की कमी से ये जूझ रहा है। और डॉक्टरों की जितनी भी जो है नियुक्तियां हुई हैं उसमें उधम सिंह नगर में एक भी डॉक्टर ना आना, जबकि यहाँ पर 2 बड़े बड़े सिटपुल हैं। यहाँ से लेकर सितारगंज से लेकर हमारे जसपुर तक तमाम सिटपुल काम कर रहे हैं, तमाम उसमें हमारे मजदूर काम कर रहे हैं। ये हमारा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक का भी क्षेत्र है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है कोई भी डॉक्टर न दिया जाना इस सरकार की इस जिले के प्रति संवेदनहीनता है। मैं समझता हूँ कि यह सरकार पूरी तरह से दृष्टिहीन सरकार होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टिहरी का दौरा किया और वहां पर करीब 20 करोड़ की लागत की कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 53 सिंह नेगी युवा कौशल विकास केंद्र और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और प्रेस क्लब का भी भवन शामिल है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने घनसाली क्षेत्र का सर्वे करने के निर्देश दिए, जिससे घनसाली को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की संभावनाओं को बल मिला है। सिंह जी के गांव वाली सड़क का जरा सा पता करें और मैं उसकी मंजूरी करता हूं और दिनेश धने को देखेंगे। आपने कुछ कहा है? हाँ, मैं उसकी जानकारी एक स्टडी करवा ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि मशीन के वजह को हम उसके लिए पिछड़ा क्षेत्र। श्रीनगर के एनआईटी कॉलेज के लिए भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जबकि 1.5 साल पहले कॉलेज का शिलान्यास किया गया था। तो वहीं एनआईटी के निदेशक के मुताबिक जमीन स्थानांतरण के लिए वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई है, जिस वजह से कॉलेज के निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस कॉलेज के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एनबीसीसी ने ली थी। प्लान भी हुआ है, अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए प्लान गया हुआ है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 4000 के करीब पेड़ काटने के लिए परमिशन दिया गया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट कमेटी होती है स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पर रुका हुआ है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, वहाँ पर रुका हुआ है। करीब 1.5 से 2 एकड़ की जगह है, वो अभी भी हैंड ओवर नहीं है। वो होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। कीर्तिनगर में मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने नाराजगी जताई है। किसानों के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही हुई ओलावृष्टि से उनके गेहूं समेत कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसका मुआवजा उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। जबकि प्रशासन का दावा है कि कई गांव में नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जा चुका है और बाकी बचे गांवों का सर्वे किया जाएगा।
आज हमने अचानक छापेमारी भी किया, निरीक्षण भी किया है और ये बात तो स्पष्ट ही है कि एनडीसी का काम बहुत धीमा चल रहा है। मेरी अभी उनके डीजन से बात हुई है, सख्त लहजे में मैंने उनसे बात किया है। अगर मुझे बता भी दिया अगर काम बहुत धीरे चलेगा तो संसदीय धाराओं में मुकदमा तक आएंगे। उत्तरकाशी में तमाम मुश्किलों के बाद भी चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 27,000 श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है, जिससे पर्यटन उद्योग वापस पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बदहाल हैं। दोनों हाईवे खस्ता हाल होने के कारण यात्रियों को दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। बावजूद यात्री तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। All are retired. This is bank employees. Yes. Along with all families we are coming here, but we are happy, very happy. For the way and the hillway, I am very happy to visit that place. So Yamunotri, once again I want to visit that. तो कोटद्वार के कंडावश्रम में जल्द ही झील का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस झील के निर्माण में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वन विभाग के मुताबिक जमीन हस्तांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन है और 34 सप्ताह के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस झील के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आपको बता दें कि बीते जनवरी को सीएम हरीश रावत ने झील निर्माण की घोषणा की थी। कड़वाश्रम क्षेत्र में झील काफी समय से प्रस्तावित थी, जिसके वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई बड़ी तीव्र गति से चल रही है और इस क्रम में जो है जॉइंट इंस्पेक्शन की भी कार्य हो चुके हैं और फाइनल प्रपोजल तैयार करके उसको अपलोड करने का काम इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। आशा है कि अगले कुछ महीनों में जो है वहाँ पे झील का कार्य शुरू किया जाएगा। नैनीताल से सबसे बड़ी साइकिल रैली शुरू हो गई, जिसमें 90 प्रतिभागी अलग अलग जनपदों से होकर 625 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये रैली 13 तारीख को मसूरी में खत्म हो जाएगी। आयोजकों के मुताबिक इस रैली का मकसद सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देना और जीतने वाले प्रतिभागी को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। महिला आईएफएस मामले में मुख्य आरोपी कुलविंदर को नैनीताल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। हमले के मुख्य आरोपी कुलविंदर ने अरेस्टिंग ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने पूरे मामले में कुलविंदर को स्टे दिया है और 14 मई को कुलविंदर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है।